है एवरीवन, आप सुन रहे मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 22। अंधेरे में कुछ भी नजर न आने की वजह से सिया ने फर्श पर ही पड़े अपने स्लीपर्स को उठा लिया था। तो वही वो परछाई भी अब तक कमरे के भीतर आते हुए अभी एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि सिया ने अंधेरे में ही उसके ऊपर वार कर दिया था। और अगले ही पल में एक भय के साथ सिया के चीखने की आवाज़ के साथ साथ वो परछाई भी एक दर्द से चीख उठी थी, जिसकी वजह से अब तक राध्या भी बेड से उतरते हुए रूम की लाइट को ऑन कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही वह भी एक डर से चीख उठी थी। तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी, ओह जस्ट शट अप यार, मैं हूँ। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके हुए अच्युत ने एक ऊंची आवाज़ में कहा था, जहाँ उसका इतना कहना था कि सिया के साथ साथ राध्या भी अब तक चौंक गई थी। लेकिन लेकिन ऐसे चोरों की तरह कौन आता है? तभी अपने हाथों में पकड़े स्लीपर्स को नीचे ज़मीन पर पटकते हुए सिया ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुन अच्युत की भौहें सिकुड़ चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? यही कि अपने ही घर में ऐसे खिड़की से कौन आता है, क्योंकि खिड़की से अक्सर चोर ही तो आते हैं। खुद के ऊपर अच्युत की घूरती नज़रों को देख सिया ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुनते ही अच्युत थोड़ा चिढ़ सा गया था। तो वही राध्या के चेहरे पर एक हंसी थी। वेल डन सिया, बिल्कुल सही कहा तूने, इतनी रात में खिड़की से अक्सर चोर उचक्के ही तो आते हैं। तो वही अच्युत उसकी बातों को सुन थोड़े गुस्से में सामने बेड पर बैठते हुए कुछ कहना ही चाहा था कि तभी किसी ने उनके कमरे के दरवाजे को नॉक कर दिया था, जिसे सुनते ही राध्या ने भी तुरंत आगे बढ़कर दरवाजे को खोल दिया था। लेकिन सामने राम को खड़ा देख वो चौंक भी गई थी। राम भाई, इस वक्त आप यहाँ? जहाँ राध्या अभी कुछ कह ही रही थी कि तभी उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए राम ने कहा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राम, जिसकी नज़रें इस वक्त सामने ही बेड पर बैठे अच्युत के ऊपर थी, लेकिन अच्युत खामोश था। तभी उसके बातों का जवाब देते हुए राध्या ने कहा, वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं भाई कि इस वक्त ये हमारे कमरे में क्या कर रहा है। और भाई इसकी ना ये खिड़की से आने की आदत बहुत ख़राब है। पता आपको, इसकी इस हरकत से सिया ने इसे कोई चोर समझ लिया था। वो कितनी डरी हुई थी, लेकिन इसे। तब तक राम की नज़रें भी सिया के ऊपर ठहर गई थी, जो इस वक्त अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी थी। उसे देख राम की नज़रें वापस से अच्युत के ऊपर ठहर गई थी, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अपनी जगह से खड़े होते हुए अच्युत ने कहा, एक्चुअली मुझे सिया से कुछ ज़रूरी बात करना था, इसलिए तुम खिड़की से कूद कर अंदर आए। नहीं, वो दरअसल दरवाज़ा अंदर से बंद था, राइट? अपने पैंट के पॉकेट में अपनी दोनों हथेलियों को डालते हुए राम हर बार अच्युत की बातों को काफ़ी सख्ती से काटता जा रहा था, जिसे देख इस बार अच्युत खामोश हो गया था। तभी राम ने आगे कहा, अभी तुरंत इस कमरे से बाहर निकलो। बट भाई, वो सिया। राइट नाउ। एक बार फिर से अच्युत ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन राम के चेहरे की सख्ती देख इस बार वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया था। जस्ट वेट। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही राम ने उसे रोक भी दिया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात में तुम्हें सिया, मेरा मतलब कि तुम्हें उससे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जिसके लिए तुम्हें खिड़की से कूदकर अंदर आना पड़ा था? लेकिन अच्युत कुछ कहता उससे पहले ही अपनी बातों को जारी रखते हुए राम ने कहा, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे स्टडी, तुम्हारे करियर को लेकर मॉम कितनी डिस्टर्ब रहती हैं, इसलिए अब से ये बेफिजूल की हरकतें करना बंद करो और अपने स्टडी फोकस करो, समझे? तो इस बार भी राम ने थोड़ी सख्ती में ही अपनी बातों को ख़त्म किया था। तो वही अच्युत भी अपनी गर्दन को बस हाँ में हिलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था।
लेकिन अचानक से कुछ सोचते हुए वो तिरछा मुस्कुरा भी दिया था। राम भाई, एक्चुअली डैड चाहते थे कि सिया यहाँ दिल्ली में उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके बेहतर फ्यूचर के लिए वो उसे कॉलेज भेजना चाहते हैं। लेकिन सिया ने उनके इस बात को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं उसके कमरे में गया था, लेकिन इस बारे में मैं उससे कोई बात नहीं कर पाया। बट मुझे लगता है कि इस मामले में अगर आप उससे बात करोगे तो शायद वो आपकी बात समझेगी, एंड हु नोज़, आपकी बात को मानते हुए वो कॉलेज जाना स्टार्ट भी कर दे। अपनी बातों को कहते हुए अच्युत अभी भी हल्का मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार राम थोड़ी सोच में पड़ गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन आज से तुम सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करोगे, राम ने कहा था। तो वही अच्युत इस बार बिना कुछ कहे बस मन ही मन में बड़बड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। आह, ये इश्क भी अजीब चीज़ है। दिल को पहले से ही किराए पर दे रखा है, लेकिन मन कहीं और लग रहा है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा राम भैया? लेकिन ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अब सिया की ना को हाँ में कैसे बदलते हैं। तो वही पीछे रह गया राम, एक नज़र वापस से राध्या के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली के जाने माने बंगलों में मशहूर व्यास हाउस के भीतर डाइनिंग टेबल पर बैठी वेदिका इस वक्त किसी सोच में उलझी हुई थी कि तभी सामने ही बैठे रजनीश व्यास ने कहा, वेदिका, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑल राइट? जहाँ उनका इतना कहना था कि साथ ही बैठे तुलिका और रौनक की नज़र भी अपनी प्लेट से उठते हुए वेदिका के ऊपर टिक गई थी। तभी वेदिका ने कहा, यस यस डैड, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लेकिन इस वक्त तुम्हारे चेहरा तो कुछ और ही बयान कर रहा। बताओ क्या बात है? रजनीश व्यास के रहते उनके बच्चे कभी परेशान नहीं हो सकते? किस चीज़ की कमी, या फिर कहीं राम से कोई अनबन तो नहीं हो गई है? रजनीश व्यास ने आगे कहा, जिसे सुनते हुए वेदिका ने इस बार अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा वर्क प्रेशर की वजह से। ओह, मुझे लगा कि मेरी बेटी के इस खामोशी के पीछे कहीं राम का हाथ तो नहीं। नहीं तो अभी तुरंत मैं रमा चौधरी से बात करके उस राम की क्लास लगवाता। इस बार अपनी बातों को कहते हुए रजनीश व्यास के चेहरे पर एक हंसी थी। तो वही उनकी बातों को सुनकर वेदिका के साथ साथ तुलिका और रौनक भी मुस्कुरा दिए थे। तभी कुछ सोचते हुए वेदिका ने कहा, डैड, आपकी और रमा आंटी की काफ़ी अच्छी दोस्ती है ना? तुम्हें कोई डाउट है? रजनीश व्यास ने कहा, जिस पर वेदिका ने भी अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए आगे कहा, तो फिर क्या आपको भी लगता है कि रमा आंटी घरौदा चाइल्ड केयर की आड़ में किसी इलीगल काम को अंजाम दे रही हैं? लेकिन इस बार रजनीश व्यास का चेहरा थोड़ा सख्त हो चुका था। मैं कुछ समझा नहीं, इस बारे में तुम्हारे प्रेस हाउस में कुछ चल रहा है क्या? जिसके जवाब में वेदिका ने कुछ कहना चाहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मोहित जोशी का नाम देखते ही वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए दूसरी तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गए रजनीश व्यास इस बार किसी सोच में पड़ चुके थे। तभी कुछ सोचते हुए वह भी अपने फ़ोन पर रमा चौधरी का नंबर डायल करते हुए वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गए थे। हेलो मिस्टर व्यास, इतनी रात में आपका फ़ोन, सब खैरियत तो है? जी, आपको बस थोड़ा आगाह करना था। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद रमा चौधरी की बातों को सुनते हुए रजनीश व्यास ने कहा। लेकिन उनकी बातों को सुन रमा चौधरी थोड़ी कंफ्यूज थी। मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? बस इतना कि एक बार फिर से दुश्मन हमारे काम के आड़े आने की कोशिश कर रहा है, रजनीश व्यास ने कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन रमा चौधरी हल्का मुस्कुरा दी थी। ओह, लगता है इस बार उस गुलशन ग्रोवर का पूरा अस्तित्व ही मिटाना पड़ेगा। मर्जी आपकी, लेकिन अगर उसे वक्त रहते रोका नहीं गया तो आगे चलकर हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आपके उस प्रोजेक्ट में
मैंने अपने करोड़ों रुपए झोंके हैं, इसलिए मिसेस चौधरी आपकी जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन मैं अपना एक भी रुपया बर्बाद होता नहीं देख सकता, समझिए आप। इतना कहते हुए रजनीश व्यास ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ रमा चौधरी के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था। अगली सुबह अच्युत और राधा के कॉलेज जाने के बाद सिया राधा के कपड़ों को तह लगाते हुए उस कमरे को साफ कर ही रही थी कि तभी राम ने कमरे के दरवाजे को नॉक करते हुए एक धीमी आवाज़ में कहा, सिया अभी तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करना था। लेकिन सिया राम की मौजूदगी से ही थोड़ी असामान्य सी नजर आने लगी थी। अपनी हथेलियों में पकड़े कपड़े को वापस से बेड पर रखते हुए कहा, लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करना है, और उस कमरे से बाहर जाना चाहा था कि तभी राम ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए थोड़ी सख्ती में कहा, लेकिन कोई मुझे इस तरह से इग्नोर करे ये मुझे कतई पसंद नहीं है, और कोई अनजान शख्स इस तरह से हमारे ऊपर अपना हक जताए ये हमें भी कतई पसंद नहीं है। राम की बातों का जवाब देते हुए सिया ने अपनी कलाई से राम की पकड़ को भी झटक दिया था, जिसे देख राम की भौहें सिकुड़ चुकी थीं। लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसने तुरंत खुद को नॉर्मल भी कर लिया था। ओके, ऑल राइट, मैं तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं जता रहा, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए आई थिंक तुम्हें डैड की बातों को मान लेना चाहिए। लेकिन हमने अपना फैसला पहले ही दे दिया है, जो अब आपके क्या चाहने से भी नहीं बदल सकता। राम की बातों को बीच में काटते हुए सिया ने कहा और तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन राम इस वक्त वह भी जैसे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक बार फिर से सिया को रोकते हुए कहा, तो फिर 3 महीने बाद का सोचा है कि इस घर से कहाँ जाओगी? जहाँ उसका इतना कहना था कि सिया के कदम अपनी जगह पर ही अटक गए थे, जिसे देख राम ने आगे कहा, माना कि तुम डैड का कोई एहसान नहीं लेना चाहती हो, लेकिन शायद तुम भूल रही हो, तुमने खुद मॉम से ये भी कहा था कि तुम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगी, तो फिर तुम कहाँ जाओगी? अगर 3 महीने बाद तुम्हारे बाबा तुम्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए नहीं आए, तब तुम कहाँ जाओगी? जहाँ इस बार राम के इन बातों को सुन सिया थोड़ी सकपका सी गई थी, लेकिन राम की आंखों में एक चमक साफ नजर आने लगा था। मैंने पता किया है, 2 महीने बाद कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल करती हो तो तुम्हें कॉलेज के हॉस्टल में फ्री की लॉजिंग एंड फूडिंग दोनों मिल सकते हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे अच्छा कोई मौका मिल सकता है। इनफैक्ट जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हें वापस नहीं ले जाने आते, आई थिंक तुम्हें इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। इस बार अपनी बातों को कहते हुए राम के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन सिया अब तक किसी सोच में नजर आने लगी थी, जिसे देख राम आगे बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो उधर सीढ़ियों पर खड़ी शताक्षी, जो इस वक्त उन दोनों के बीच हो रही बातों को तो नहीं सुन पाई थी, लेकिन उन दोनों को बात करते देखी थोड़ी चौंक सी गई थी। साथ ही चेहरे पर एक घबराहट के साथ साथ उन्होंने अपनी हथेलियों को अपने सीने पर भी रख लिया था। हे राम जी, ये दोनों, मुझे तो लगा था कि उस मंगलसूत्र के गले से निकलते ही ये दोनों भी अलग हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों तो अभी भी नहीं। शताक्षी, अगर ये दोनों ऐसे ही मिलते जुलते रहें तो रमा भाभी तुम्हारा मर्डर कर देंगी, क्योंकि उन्हें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और राम के आसपास तो वो उसे बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। इसलिए अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीढ़ियों पर खड़ी शताक्षी अभी खुद में ही बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, नमस्ते बुआ जी, वहाँ आप सीढ़ियों पर अकेली खड़ी किससे बातें कर रही हैं? तभी नजरें घुमाकर देखा कि पीछे अपने हाथों में एक लाल गुलाब के गुलदस्ते के साथ खड़ी वेदिका, जो इस वक्त उन्हें ही देखते हुए हल्का मुस्कुरा रही थी। लेकिन अचानक से चौधरी भवन के भीतर
वेदिका को देख शताक्षी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। अरे वेदिका बेटा, तुम कब आई? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शताक्षी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा था, जिसे सुनते ही अपने कमरे के भीतर जा रहे राम के साथ साथ सिया के भी कदम नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गए थे। लेकिन चौधरी भवन में सिया की मौजूदगी, साथ ही साथ उसे राम के साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ा देख वेदिका थोड़ी चौंक गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।